चलिए आप प्रिपरेशन मेथड चेक करते हैं फटाफट से कि हेलो एल्केन कैसे बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है अल्कोहल। अल्कोहल से आप आसानी से क्या बना सकते हो, हेलो एल्केन बना सकते हो। दैट्स वेरी इजी। तो जरा आप चेक करो कैसे बनाओगे। अपन बहुत बार कर चुके हैं ये। अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन HCl और ZnCl2 से करवाओगे, दिस कॉम्बो विल गिव यू Cl माइनस विच रिप्लेसेस OH। अब मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली होता कैसे, एंड दैट्स वेरी इजी एज वेल। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये आपके पास R एंड देन O एंड देन H है, और यहां पर आपके पास ये जो ऑक्सीजन है जिसके पास क्या है, लोन पेयर्स। अब ये जो HCl और ZnCl2, वो HCl क्या है, एसिड है। ये एसिड है ना, तो आपको क्या देगा, H+ आयन देगा। ये H+ आयन जाके यहां जुड़ेगा। जुड़ने के बाद क्या बनाएगा, ये बनाएगा ROH2+। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, वहां जाके OH2+ बनाएगा। अब ऑक्सीजन पे प्लस आ गया। बेसिकली हम वाटर का मॉलिक्यूल अलग किया जा सकता है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भागता है। जब ये भागता है तो पीछे से Cl- आता है उस पर अटैक करने के लिए, और ये वहां से बाहर निकल जाता है। तो यहां से क्या बन जाता है, RCl बन गया, और प्लस में H2O बाहर निकल गया। एंड दैट्स वेरी इजी। तो आपको क्या करना पड़ता है यहां पर, यस आपको याद रखना है कि ये जो कॉम्बो है HCl एंड ZnCl2, ये कॉम्बो आपको क्या देगा, ये आपको कॉम्बो क्या देगा, ये RCl और H2O बना के देगा। तो ये H+ देता है जो कि पहले ऑक्सीजन पे अटैच होता है, उससे हाइड्रोनियम मतलब पानी बाहर निकलता है, फिर क्लोरीन मिलता है और RCl और H2O बनता है। एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट मेथड क्या है, सेम चीज आप जरा देखो, ऊपर HCl था, ZnCl2 था। अब HCl की जगह तुमने क्या ले लिया, H2SO4। ये एसिड था, इस बार में ये एसिड है। इस पहले आपने ये सॉल्ट लिया था, इस बार NaBr सॉल्ट ले लिया। बात तो बराबर ही है ना। यहां पर भी क्या होगा, H2SO4 H+ देगा जो कि यहां पर अटैच होगा। समझ में आ गया, यहां से पानी बाहर निकलेगा, Br उसकी जगह लेगा तो RBr मिलेगा। दैट्स वेरी इजी। तो यहां पर RBr मिलेगा और साथ में ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा और साथ में पानी बाहर निकलेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट इट, एंड दैट्स वेरी इजी। अगला है PCl5 से रिएक्शन कराओ। ये अकेली यूनिट में आपको जो दिखाई दे रहा है, ये अकेली यूनिट OH को यहां से बाहर निकालेगी। कैसे, सबसे पहले तो R को क्या मिलेगा, क्लोरीन। बहुत बार किया हमने। एक क्लोरीन तो यहां पर RCl को मिल रही है, ठीक है। एक क्लोरीन यहां पर इस हाइड्रोजन को लेके बाहर निकल रही है जो कि HCl बना रही है। अब पीछे 3 क्लोरीन बच गई, ठीक है। एक ऑक्सीजन बच गया और एक फॉस्फोरस बच गया, तो वो बनाएगा POCl3। देखो ये POCl3 ये जो कंपाउंड है, इस बारे में बहुत पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आप रेड फॉस्फोरस और X2 से रिएक्शन कराओगे तो वो भी आपको OH हटा के X लगा के दे देगा। We have discussed many times these reactions. SOCl2 से रिएक्शन कराओगे तो भी RCl, SO2 और HCl बना के देगा। ये अपने को पहले से पता है, और ये जो मेथड है सबसे अच्छा मेथड है, क्योंकि यहाँ पर SO2 और HCl दोनों गैसेज होती हैं, उड़ के बाहर निकल जाती हैं। तो इन दैट केस जो RCl मिल रहा है वो आपको प्योर फॉर्म में मिलेगा। देयर इज वन मोर मेथड, एंड दैट इज अगर आप PX3 से रिएक्शन कराओ, जैसे PCl3, PBr3, तो इन दैट केस क्योंकि ये देखो 3 हेलोजन है तो आपको 3 ROH की यूनिट चाहिए। समझ में आया, जो यहां से 3 RX बनाएंगे तो यहां 3 RX मिलेंगे। फिर आपके पास 3 हाइड्रोजन बच गए, 3 ऑक्सीजन बच गए और 1 फॉस्फोरस बच गया। तो ये आप देखो क्या मिलेगा, H3PO3। दैट्स वेरी सिंपल। क्लियर हो गया सब लोगों को। सो ये सारे मेथड है जो अल्कोहल के थ्रू आप लोग बना सकते हो। इसमें जो पैरेलली देखो, ये जो है ना POCl3 बहुत इंपॉर्टेंट है, H3PO3 ये जो है बेसिकली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, SO2Cl2 वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अल्कोहल के बाद अब हम लोग चलते हैं फ्रॉम अल्कोहल के बाद फ्रॉम एल्कीन, एंड दैट्स वेरी इजी अगेन। अगर आप फ्रॉम एल्केन, अगर आप एल्केन से बनाना चाहते क्या तरीका है, क्लोरीनेशन करा दो, ब्रोमिनेशन करा दो। आप मिथेन लो, उसका क्लोरीन से रिएक्शन कराओ HNO की प्रेजेंस में, तो HCl CH3Cl मिलेगा। फिर से कराओगे तो CH2Cl2 हो जाएगा। फिर से कराओगे तो CHCl3 हो जाएगा और CCl4 मिलेगा लास्ट में। और ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, जिससे आप क्या कर रहे हो, बेसिकली हाइड्रोजन को रिप्लेस करा रहे हो क्लोरीन से। अगला रिएक्शन है फ्रॉम एल्कीन्स। आप एल्कीन से भी हेलो एल्केन बना सकते हो, एंड दैट्स वेरी इजी अगेन। यहां पर कौन सा रूल लगाओगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr से अगर रिएक्शन कराते हो, और अगर आप यहां पर जरा देखना पेरोक्साइड प्रेजेंट होगा तो एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगाना है। पेरोक्साइड एब्सेंट, यहां पे तो लिखा हुआ है, जरा देखो पेरोक्साइड एब्सेंट लिखा हुआ है। अगर पेरोक्साइड एब्सेंट है तो मार्कोवनिकोव रूल लगाओगे, अदरवाइज एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगाओगे। इसको तो आपने कितनी बार किया होगा, जिसकी कोई अति नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो अगर आप यहां पर कुछ भी नहीं लिया हुआ है, सिर्फ यहां पर ये HBr लिखा हुआ है, तो इन दैट केस आपके पास मार्कोवनिकोव रूल लगेगा। कौन सा वाला, मार्कोवनिकोव। और अगर आप लोगों ने यहां पर HBr के साथ H2O2 भी लिख दिया तो यहां पर एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगेगा।
तो मार्कोवनिकोव रूल के हिसाब से क्या होगा, मार्कोवनिकोव में H यहां जाएगा, Br यहां जाएगा, तो इस हिसाब से आपके पास क्या बनेगा, CH3, उसके बाद CH, उसके बाद CH3 और ये Br यहां लग गया 2 डिग्री। जबकि अगर एंटी मार्कोवनिकोव लगाते तो 1 डिग्री मिलता, CH3, CH2, CH2 एंड देन Br, ये मिलता आपको। और ये अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है, दैट्स वेरी इजी। पेरोक्साइड एब्सेंट है तो आपके पास 2 डिग्री वाला, और पेरोक्साइड प्रेजेंट है तो आपके पास 1 डिग्री वाला मिलेगा। जरा देखो, दिखाई दे रहा है 1 ब्रोमो, जबकि यहां पर क्या मिलेगा 2 ब्रोमो, ये तो अपने को पहले से आता है। नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है वो है फ्रॉम एल्कीन्स। जरा एक बार और देख लो, फ्रॉम एल्कीन्स, अगर आपने एल्कीन्स लिया और अगर आपने ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराया CCl4 की प्रेजेंस में, तो इन दैट केस क्या होगा, कुछ नहीं है, यहां पर ये जो पाई बॉन्ड है बेसिकली टूटेगा, यहां पर ये एक ब्रोमीन इसको मिलेगा, एक ब्रोमीन इसको मिलेगा, तो विसिनल डाइहैलाइड मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड विसिनल डाइब्रोमाइड। एक ब्रोमीन यहां पर, एक ब्रोमीन यहां पर, सिर्फ पाई बॉन्ड टूटा और कुछ नहीं। इज दिस क्लियर? और अगर आपने यहां पर जरा देखना, आपने यहां पर ये इसको क्या बोलते हैं, एलाइलिक, ये एलाइलिक कंपाउंड है। क्यों एलाइलिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? एलाइलिक कंपाउंड वो होते हैं जहां पर 2 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, उसके साथ एक तीसरा कार्बन होता है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब ये जो तीसरा कार्बन है बेसिकली इस डबल बॉन्ड की वजह से इसकी यहां पर ये जो कार्बन है ना, ये अल्फा कार्बन की तरह बिहेव करता है। ये आपको पता है, आपको पहले से पता है, जिसको अल्फा कार्बन पता है। ये देखो, ये आपके पास अब मेन फंक्शनल ग्रुप है, उसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन है और उसके पास 2 हाइड्रोजन है जो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो अब अगर आप NBS, ठीक है, एन ब्रोमोसुसीनामाइड से रिएक्शन कराओगे तो सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन हटाना है और वहां पर ब्रोमीन लग जाएगा और कुछ नहीं है। एंड दैट्स वेरी इजी, हमने बहुत बार किया है। तो आप इस चीज को ध्यान से गांठ बांध लो, इफ देयर इज एन एलाइलिक हाइड्रोकार्बन या एलाइलिक कंपाउंड आपको मिले, तो ये जो हाइड्रोजन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है बेसिकली वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। तो ये हाइड्रोजन आसानी से निकल सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसके, तो हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा इसका, तो ब्रोमीन भी यहीं लगेगा। आ गया समझ में? तो NBS का काम होता है एन ब्रोमोसुसीनामाइड, ब्रोमीन देना और कुछ नहीं, अल्फा हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन लग जाएगा। सो ये तरीका होता है, ठीक है। इज दिस क्लियर? एन ब्रोमोसुसीनामाइड क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एन ब्रोमोसुसीनामाइड, जिसमें मेन काम उसका ब्रोमीन देना होता है और कुछ नहीं, बाकी भूल जाओ, उसको कोई लेना देना नहीं। अब आगे वाली रिएक्शन देख रहे हैं, फिंकलस्टेन रिएक्शन भी आपका हेलो एल्केन की प्रिपरेशन के लिए काम आता है। अच्छा, क्या होता है फिंकलस्टेन? फिंकलस्टेन में आप स्पेशली जरा आप ध्यान से इसको चेक करना, पूरी स्पेलिंग में गौर से देखो, पूरी स्पेलिंग में अगर आप गौर से देखोगे, जा क्यों नहीं रहा यार, ये पीछे नहीं जाता एक तो, हाँ, पूरी स्पेलिंग में गौर से देखना कि आपको ना हर एक अल्फाबेट एक ही बार मिल रहा है। एफ कितनी बार है? एक बार, ठीक है। अच्छा, हर एक अल्फाबेट नहीं, एफ कितनी बार है? एक बार है। एन कितनी बार है? 2 बार है। अच्छा, आई कितनी बार है? 2 बार है, ठीक है। तो यहां पर देखो, एक ऐसा हेलोजन है यहां पे छिपा हुआ जो आपको दिखेगा, बताओ कौन सा वाला हेलोजन जो यहां दिख रहा है? आई, आयोडीन 2 बार दिख रहा है, देखो फिंकलस्टेन, आई एंड देन आई। ये फिंकलस्टेन खुद ही बताता है आपको कि यहां पर आपको क्या मिलेगा, एल्काइल आयोडाइड मिलेगा। फिंकलस्टेन खुद ही कहता है कि एल्काइल आयोडाइड देगा। इसमें सिर्फ एक ही हेलोजन है जो 2 बार आ रहा है। अगर आप देखोगे तो फ्लोरीन एक ही बार आ रहा है, बट आयोडीन आई 2 बार आ रहा है, आई एरा। क्लोरीन तो है ही नहीं इसमें, ब्रोमीन भी नहीं है। तो इस फिंकलस्टेन वाली स्पेलिंग में देखो, मजेदार है, इस फिंकलस्टेन वाली स्पेलिंग में एक हेलोजन 2 बार आ रहा है, मतलब वही बनेगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पर एल्काइल आयोडाइड बनेगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको? अगर एल्काइल आयोडाइड बनाना है तो आपको सोडियम आयोडाइड लेना है, उसको आप किसी भी एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराओ जो आपको CH3I बना के देगा। बेसिकली क्या है, ये आयोडीन उस X को रिप्लेस करेगा और कुछ नहीं। आ गया समझ में? इस तरह से बनेगा। तो इसके लिए एसीटोन की प्रेजेंस होनी चाहिए और हीट होना चाहिए। तो फिंकलस्टेन इटसेल्फ सेज कि यहां पर एक हेलोजन है जो 2 बार आ रहा है, वही बनेगा। तो एल्काइल आयोडाइड बनता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। अच्छा, स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या है? अब स्वार्ट्ज रिएक्शन में बेसिकली एल्काइल फ्लोराइड बनता है। ये स्पेशल रिएक्शन है एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए। इन दैट केस आपको सिल्वर फ्लोराइड लेना है, उसकी रिएक्शन आपको एल्काइल हैलाइड से करवानी है। यहां से फिर से क्या होगा, ये X रिप्लेस होगा और कुछ नहीं, तो फ्लोरीन उसकी जगह ले लेगा। तो बेसिकली यहां पर CH3F बनेगा स्वार्ट्ज रिएक्शन में। तो अगर कोई पूछे कि फिंकलस्टेन और स्वार्ट्ज में क्या डिफरेंस है, तो अगर आप देखोगे
यहां पर तो आपके पास क्या मिल रहा है, एल्काइल आयोडाइड, यहां पर क्या मिल रहा है, एल्काइल फ्लोराइड। ध्यान रखना, यहां पर क्या ले रहे हो तुम, सोडियम आयोडाइड, यहां पर क्या ले रहे हो, सिल्वर फ्लोराइड। समझ में आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। एक और रिएक्शन है हंस-डीकर रिएक्शन। अच्छा, हंस-डीकर रिएक्शन में क्या होता है, जरा आप इसको चेक करो। हंस-डीकर रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, CH3CH2COAG, इसको सिल्वर प्रोपेनोएट कहते हैं। अब इसका आपको रिएक्शन कराना है ब्रोमीन से CCl4 की प्रेजेंस में। अगर आपने ब्रोमीन से CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई तो आप देखो सिल्वर को मोहब्बत होती है, सिल्वर ऑब्वियसली यहां से हेलोजन को पकड़ेगा, AgBr बनाएगा, बना लिया। अब यहां से कह रहे हैं ये जो CO2 है आसानी से लिबरेट हो सकती है इस रिएक्शन के अंदर, एंट्रोपी भी सपोर्ट करेगी, तो CO2 बाहर चला गया। पीछे क्या बचा, CH3CH2 और यहां पर एक ब्रोमीन और बचा हुआ है, तो CH3CH2Br प्लस बनेगा CO2 प्लस यहां पर AgBr बाहर हो जाएगा। तो अगर आप केमिकल रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा। तो ये 3 केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, फिंकलस्टेन, स्वार्ट्ज एंड हंस-डीकर। मैंने याद करने का तरीका आपको बता दिया कैसे याद होगी। तो दिस इज हाउ 3 केमिकल रिएक्शंस हैं व्हिच बाय द मींस ऑफ व्हिच यू कैन मेक हेलोजेंस, सॉरी हेलो एल्केन्स। अब केमिकल रिएक्शंस की तरफ चलते हैं। लेट्स सी द केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले तो कैसी केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एसेंट रिएक्शन देखने को मिलती है। नाउ दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वैसा क्यों होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एल्काइल हैलाइड बोलते किसको है, ये है एल्काइल हैलाइड, जिसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एल्काइल हैलाइड है, इसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है। समझ में आ गया, और ये बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, दीज आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ये बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, जिसको पॉजिटिव की तलाश है तो उसको कहां दिखेगा, ये तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये कोई न्यूक्लियोफाइल आके पीछे से अटैक करेगा और ये एक्स यहां से बाहर निकल जाएगा। तो आसानी से यहां पर क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो सकती हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है 2 तरह की, एक तो होती है SN2 जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिक्यूलर, और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिक्यूलर का मतलब इसमें सबस्ट्रेट और रिएजेंट तुम्हें दोनों चाहिए अगर तुम्हें रिएक्शन करवानी है, तो अटैक करने वाला और जिस पे अटैक होगा दोनों, ठीक है, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो इन दैट केस आपके पास क्या होता है, ये रिएक्शन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में आसानी से होती है, और इसमें आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए जो अटैक करे। एक होता है SN1 और यहां पर देख लो जो रेट होती है बेसिकली वो दोनों पे डिपेंड करेगी, अल्काइल हैलाइड पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी, सबस्ट्रेट पे भी और रिएजेंट पे भी, ये दोनों का होना जरूरी है। और ये रिएक्शन 1 डिग्री में आसानी से होती है, उसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग आके अटैक करेगा और जिससे एक्स बाहर निकलेगा, एंड दैट्स वेरी इजी। इसको बोलते हैं SN2 रिएक्शन। एक होती है SN1 रिएक्शन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर, ठीक है। यूनिमोलिक्यूलर मतलब इसमें एक की जरूरत पड़ती है, दूसरी कुछ खास जरूरत नहीं है। अगर रिएक्शन को शुरू करना है तो इसमें सबस्ट्रेट की जरूरत है और इसके अंदर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखा जाता है, ये 3 डिग्री में आसानी से होती है। एक की जरूरत पड़ती है तो इसका जो रेट है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पर, यानी कि हेलो एल्केन पर, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब हम जरा ध्यान से चेकें SN2 रिएक्शंस क्या होती हैं। नाउ दिस इज SN2। अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने आपसे क्या कहा था, SN2 में मैंने आपसे कहा था कि यू नीड अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, आपको एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। तो NaOH इज वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल व्हिच विल गिव यू OH- एज अ न्यूक्लियोफाइल, एंड दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और आपको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड आपने लिया है। अब आपको इसको देख के और इसको देख के अंदाजा लग जाएगा कि ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगी। कैसे, OH- आएगा, पिछवाड़े से अटैक करेगा और ये अगवाड़े से निकल जाएगा। आ गया समझ में, और बनेगा भाई CH3OH, बनने वाले में कुछ नहीं है, बनने में तो ये बनेगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर अल्कोहल ही बनेगा, बट रिएक्शन मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि कैसे हो रहा है। तो पीछे से अटैक करने आएगा, यहां से बाहर निकल जाएगा, दैट्स इट। और एक साइमल्टेनियसली होगा, एक ही स्टेप में। SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है, इज दिस क्लियर। सो SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है, पीछे से अटैक करने आएगा, आगे से भाग जाएगा, दैट्स इट। सबको समझ में आ गया। तो आपको ध्यान रखना ना, इसमें जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्जन होगा, मतलब जो पहले बना हुआ था उसका जस्ट उल्टा, क्योंकि ये बाहर निकलेगा और पीछे से अटैक करेगा तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। तो इन्वर्जन जो पहले बना था उसका उल्टा बनेगा, जो आपको दिख भी रहा है। समझ में आ गया, पहले रेड यहां अटैक, रेड निकल गया, अब ग्रीन पीछे से अटैक कर रहा है, तो फिर उल्टा ही बनेगा ना। चलो मैकेनिज्म देखना चाहते हो तो मैंने पहले बता ही दिया है कि क्या होने वाला है। ये OH- पीछे से अटैक करेगा, Br निकलेगा, ये इंटरमीडिएट बनेगा, फाइनली Br पूरी तरह से निकल जाएगा और OH
आ जाएगा पिक्चर के अंदर, एंड फाइनली आपके पास एक इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा एल्कोहल ही, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, सिंगल स्टेप में होती है रिएक्शन। अब हम देखेंगे यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन। सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, मैंने आपसे पहले कह दिया था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि KOH, NaOH, Cn-, I- ये स्ट्रॉन्ग है, तो इनके प्रेजेंस में SN2 होगी। दूसरा आपके पास यहाँ पर गुड लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, I- मतलब सबसे अच्छा I- है, फिर Br-, फिर Cl- और F-, ये सबसे आसानी से बाहर निकलता है, तो ये और अच्छा बनाएगा केमिकल रिएक्शन को। इसके अलावा यहाँ पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए, जितना कम, आप खुद ही सोचो, पीछे से अटैक तो तभी हो पाएगा ना जब आगे से जनता कम हो, तो 1 डिग्री में आसानी से होता है, इसीलिए। तो यहां पर देखना मिथाइल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। 3 डिग्री में SN2 रिएक्शन रेयर केस में होती है, ना के बराबर। तो ये आपको 1 डिग्री में देखने को मिलेगी, मिथाइल में देखने को मिलेगी, 2 डिग्री में भी है ना 50-50% चांस रहते हैं, और 3 डिग्री में तो होते ही नहीं है। और उसके अलावा क्या चाहिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। पोलर एप्रोटिक का मतलब जिसके वो होगा पोलर, लेकिन उसके बाद प्रोटॉन नहीं होगा, जैसे कि DMF एग्जाम्पल ले सकते हो, एसेटोन, DMSO, DMF, ये सारे एग्जाम्पल पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के होते हैं। एसेटोन ऐसा है जिसके पास प्रोटॉन नहीं है देने को, समझ में आ गया, पोलर एप्रोटिक है, ठीक है। DMSO किसको बोलते हैं, ये देख लो, DMSO है जिसमें ये सल्फर है कार्बन की जगह, बस और कुछ नहीं। एसेटोन में क्या होता है कि कार्बन होता है, साथ में ऑक्सीजन होता है, CH3 एसेटोन उसको बोलते हैं। DMSO है, कार्बन की जगह सल्फर लगा दिया, ठीक है। डाई मिथाइल, ठीक है, सल्फर ऑक्साइड, ऐसा कुछ नाम होगा इसका, DMSO इसी को बोलते हैं। इज दिस क्लियर? अब आते हैं इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ SN2। SN2 के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि मान लो कि CH3Br है, ठीक है, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री भी नहीं है, इसको बोलेंगे 0 डिग्री एल्काइल हैलाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। इसका अगर आपने KCl से रिएक्शन कराया तो ये SN2 मैकेनिज्म होगी। Cn- आएगा, अटैक करेगा, Br बाहर निकल जाएगा, CH3Cn बनेगा, दैट्स वेरी इजी, ठीक है। KCl में से क्या होता है, Cn- आया, अटैक किया, Br बाहर निकला, तो CH3Cn बन गया, दैट्स वेरी इजी। आपको न्यूक्लियोफाइल ढूंढना है। पर अगर यही रिएक्शन अपन AgCN से करवाते तो क्या होता है कि सिल्वर और कार्बन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इन दैट केस क्या होगा, ये नाइट्रोजन जाके अटैक करेगा और ब्रोमीन बाहर निकलेगा, तो यहां आइसोसाइनाइड बनेगा। तो ध्यान रखना, अगर KCN से रिएक्शन करा रहे हो तो साइनाइड बनेगा, AgCN से रिएक्शन करा रहे हो तो आइसोसाइनाइड बनेगा, क्योंकि इस केस में सिल्वर और कार्बन के बीच में क्या होता है, बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड। तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जाके अटैक करता है पिछवाड़े से और ब्रोमीन यहां से बाहर निकल जाता है। सो इस तरह से CH3NC बन जाता है। उसके बाद रिएक्शन है, मान लो CH3ONA। अब ये रिएक्शन में भी क्या होगा, दैट्स वेरी इजी अगेन, लुक एट इट। इसमें कौन है न्यूक्लियोफाइल, CH3O, ये पीछे से जाके अटैक करेगा, ब्रोमीन बाहर निकलेगा, तो OCH3 यहां पर वहां जाके जुड़ रहा है, अगर ऑक्सीजन यहां पर अटैक करके जुड़ रहा है तो क्या बनेगा, CH3OCH3 ईथर बनेगा। विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। ये भी SN2 मैकेनिज्म होती है। उसके अलावा मान लो आपने KNO2 के साथ रिएक्शन करवाया, अब KNO2 के साथ रिएक्शन करवाया तो इन दैट केस आपको पता होना चाहिए K पे प्लस और NO2 पे माइनस है। ये माइनस किसके ऊपर होता है, ऑक्सीजन पे। तो NO2 पे माइनस मतलब माइनस वो ऑक्सीजन पे होता है, तो ऑक्सीजन जाके अटैक करता है और Br बाहर निकलता है, तो आपके पास मिथाइल नाइट्राइट बनेगा। CH3O ऑक्सीजन के साथ मिथाइल का बॉन्ड बनेगा, ये ध्यान रखना है। KNO2 में ऑक्सीजन फ्री होती है। अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हो, आप ध्यान से देखो, KNO2 की खास बात क्या होती है, KNO2 में देखो तो ये प्लस है, तो ये पूरी स्पीसी माइनस है। अब जो माइनस का साइन है वो ऑक्सीजन के ऊपर होता है, ये नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और ये माइनस है, और एक्चुअली ये माइनस इसके ऊपर है। अब अगर आपने इसकी रिएक्शन CH3Br के साथ करवा दी तो आप खुद ही सोचो, ये अटैक करेगा और ये बाहर निकलेगा, तो यहां से जो बॉन्ड बन रहा है वो ऑक्सीजन टू कार्बन बन रहा है, तो यहां पर मिथाइल नाइट्राइट कहते हैं इसको। अब आगे देखो, यहां पर अगर आपने रिएक्शन AgNO2 के साथ करवाई होती तो इन दैट केस थोड़ा सा केस उल्टा है। यहां पर क्या होता है, Ag क्या करता है, ONO, ये इस तरह से ये बॉन्ड बने होते हैं। देखो यहां सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, सो इन दैट केस जो नाइट्रोजन है ना वो अटैक करता है किस पे, CH3Br के ऊपर। ये अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा, तो इसमें नाइट्रोजन टू कार्बन बॉन्ड बन रहा है। तो देखो ये नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ में, तो यहां पर क्या बनेगा, ये देखो नाइट्रोमीथेन बनेगा। तो CH3NO2 बनाना है तो AgNO2 लेना पड़ेगा, और CH3ONO बनाना है तो KNO2 लेना पड़ेगा। नाउ दीज रिएक्शंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप में से किस किस को लगता है कि सारी रिएक्शंस उसे याद हो गई,
यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखी हुई हैं सारी, 1 2 3 4 5। जिसको ये पांचों रिएक्शन के रिजल्ट याद हो गए, जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। जिसको पांचों रिएक्शंस के रिजल्ट याद हो गए, जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। देखिए कितने लोग करते हैं ऐसे। तुमने ये एक्शन किसका देखा? टा टा टा, बाप बाप होता है, जानते हो ना, फादर इज ए फादर, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप। टा टा टा, चलो, है ना, याद हो गया सबको? अर्जुना, जॉन सीना, चलो याद हो गया। तो ये 5 रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करेंगे SN1। SN1 मैकेनिज्म जो होती है बेसिकली, वो मैंने कहा था आपको, इसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखी जाती है। ये जो SN1 रिएक्शन है वो 2 स्टेप रिएक्शन होती है। इसमें पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है। तो यहाँ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा आप देखो कैसे होगी। इसमें सबसे पहले तो आप ध्यान रखो कि इसमें जो एल्काइल हैलाइड लिया जाता है जनरली 3 डिग्री या 2 डिग्री, 1 डिग्री में नहीं होता है SN1, याद रखना है। समझ में आ गया? अब इसमें इसका 3 डिग्री होना जरूरी है। यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा अगर वो वीक भी है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया? स्ट्रॉन्ग की कोई खासी जरूरत नहीं है, वीक भी होगा तो भी चलेगा। तो इन दैट केस बनेगा भाई, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ Br हटाना है, OH लगाना है, बनेगा यही। लेकिन इसकी जो मैकेनिज्म है बहुत स्पेशल है। मैकेनिज्म जरा चेक करो। यहां पर सबसे पहले क्या होगा, यहां से ये आपके पास था 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, पहले ब्रोमीन निकलेगा बाहर। ये स्लो स्टेप होता है, जैसे ब्रोमीन बाहर निकला और ये टेट्राहाइड्रल से प्लेनर में कन्वर्ट हो गए, कार्बोकेटाइन बनाएगा। अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब या तो OH आगे से अटैक करेगा या फिर OH पीछे से अटैक करेगा, या अगवाड़े से या पिछवाड़े से। तो अगवाड़े से अटैक करे या पिछवाड़े से, 2 कंपाउंड बनेंगे, एक तो इन्वर्जन और एक रिटेंशन। एक सेम, एक उसका जस्ट उल्टा, मतलब एक आगे से आ रहा है, एक पीछे से आ रहा है। समझ में आ गया? ये 2 तरह के कंपाउंड उसमें बनते हैं, सिर्फ ओरिएंटेशन अलग होता है, हालांकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूल सेम ही है। आ गया समझ में? यस, ये भी टर्शरी अल्कोहल है, वो भी टर्शरी अल्कोहल है, सेम ही है, बट ओरिएंटेशन अलग अलग है। ये इन्वर्जन, ये रिटेंशन। समझ में आ गया? रिटेंशन क्यों बोल रहा हूं? देखो Br भी इसी तरफ जुड़ा हुआ था, ये OH भी इसी तरफ है, तो ये रिटेंशन मतलब इसने उसके जैसा बना के दिया। ये उसका उल्टा है, OH पीछे लगा हुआ है, Br आगे लगा हुआ है। तो कंपैरिजन किससे होता है? उससे होता है। समझ में आ गया? ये मैकेनिज्म है। अब आप ध्यान से इसको चेक करना। नाउ ये आपको ध्यान रखना है, मतलब ये होता है कि इसमें ऑप्टिकली 2 तरह के कंपाउंड मिलते हैं जो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। रेसिमिक मिक्सचर मिलता है इसमें। समझ में आ गया? तो ऑब्वियसली अगर आप देखो ना, ये अगर क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ऑप्टिकली एक रेसिमिक मिक्सचर मिलता है जो क्या करता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता भी है और एक दूसरे को कैंसिल भी करता है। ठीक है, तो ओवरऑल देखोगे ऑप्टिकल एक्टिविटी पूरी तरह से एक दूसरे को कैंसिल ही कर देती है। फेवरेबल कंडीशंस क्या है जरा आप चेक करो। न्यूक्लियोफाइल वीक होगा तब चलेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें इसका कोई काम ही नहीं है। H2O, ROH, न्यूक्लियोफाइल वीक होगा चलेगा, नो प्रॉब्लम, बिकॉज उसको कोई काम नहीं है। गुड लिविंग ग्रुप मतलब वो तो सेम ही है, I-, Br-, Cl-, F-। लिविंग ग्रुप में कोई चेंज नहीं आएगा। यहां पर जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा वो सबसे ज्यादा आसानी से देगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल ग्रुप। ठीक है, और फिर उसके बाद पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। जो सॉल्वेंट लोगे उसमें प्रोटॉन होना चाहिए, जैसे कि पानी। तो पानी हो गया, मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, ये आपको फेवरेबल कंडीशन में SN1 में आएगा। इज दिस क्लियर? चलिए अब हम जरा और चेक करते हैं और क्या है आपके पास। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन में होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, जरा उसको चेक करो। नाउ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या है? तो अल्फा और बीटा पोजीशन से आपको क्या करना है, यहां से जैसे HBr की यूनिट बाहर निकालनी है। कौन करेगा ये काम? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? HBr की यूनिट को बाहर कौन निकालेगा? यहां से हाइड्रोजन, यहां से ब्रोमीन। जरूरी नहीं है हाइड्रोजन यहीं से निकले, हो सकता है कि हाइड्रोजन यहां से भी निकल जाए। समझ में आया? ये काम कौन करेगा? पर पिया हुआ KOH, इसका काम ये होता है। अल्कोहलिक KOH का काम होता है HBr की यूनिट को बाहर निकालना। अब या तो ये यहां से हाइड्रोजन ले और Br यहां से, मतलब टर्मिनल एल्कीन बनाए जो कि ज्यादा स्टेबल नहीं होती। समझ में आ गया? और ये हाइड्रोजन जरूरी नहीं है ये वाला ले, ये वाला भी ले सकता था और डबल बॉन्ड यहां भी बन सकता था। तो 2 तरह के कंपाउंड यहां पर बन सकते हैं। एक तो आपके पास अगर ये वाला हाइड्रोजन ले लेता, ये वाला हाइड्रोजन इधर, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जो 2 हाइड्रोजन है, इसमें से एक हाइड्रोजन लेता और एक Br, तो यहां पर डबल बॉन्ड आता। समझ में आ गया? तो ये डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। अब आप लगाओ हाइपर कॉन्जुगेशन। नाउ दिस एल्केन इज मोर स्टेबल। व्हाई? बिकॉज इट हैज 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर
3 अल्फा हाइड्रोजन वहां पर, टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। सिद्धिफ रूल के हिसाब से यही बनेगा क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से। बनने को ये भी बन सकता है, टर्मिनल एल्केन भी बन सकती है, बट वो माइनर बनेगी। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने और ऊपर वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ये मैंने आपको बताया था हाइपर कॉन्जुगेशन में, इसलिए कहता हूं कि पूरे लेक्चर देखने आया करो। तो यहां से इसको बंद करो, ठीक है। अब आप देखो कि ये पूरा बंद होने के बाद पीछे ये अल्फा कार्बन है, उसके बाद 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि इसको बंद करने के बाद ये 2 अल्फा हाइड्रोजन और ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन है। सो दैट इज मोर स्टेबल, इसलिए सिद्धिफ रूल के हिसाब से यही बनेगा सबसे ज्यादा। इज दिस क्लियर? यस। तो इसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, दैट्स वेरी इजी, अल्कोहलिक KOH काम करता है। अगला है वुड्स रिएक्शन एंड दैट्स वेरी इजी अगेन। वुड्स रिएक्शन सबको पता है, इसमें आपको अल्काइल हैलाइड की 2 यूनिट लेनी होती है, सोडियम से रिएक्शन कराना होता है। सोडियम की 2 यूनिट क्या करेंगी, यहाँ पर ब्रोमीन की 2 यूनिट को बाहर निकाल देंगी और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? यस, C2H6 मिल जाएगा, NaBr की यूनिट बाहर निकल जाएगी एंड दैट्स वेरी इजी ड्राई ईथर की प्रेजेंस। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन से, आप हाइड्रोकार्बन मतलब टोल्यूइन लिया, और टोल्यूइन में जरूरी नहीं है आप यहां पर टोल्यूइन लें, कोई जरूरी नहीं है, आप बेंजीन भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। बट अगर आप टोल्यूइन लोगे तो ये प्लस आई इफेक्ट दिखाती है, ठीक है। इन दैट केस आपके पास पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे X जुड़ेगा, हेलोजन जुड़ेगा। अगर टोल्यूइन नहीं होती, मतलब CH3 ग्रुप नहीं होता, फिर तुम X कहीं भी जोड़ देते। समझ में आ गया? दैट्स इट। क्योंकि ये CH3 जो है वो प्लस आई इफेक्ट दिखाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को बेसिकली पुश करती है रिंग की तरफ। So in that case आपके पास पैरा और ऑर्थो डायरेक्टिव कंपाउंड बनेंगे, ये तो हमें पहले से पता था। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना, Fe और X2 सिलेक्शन कराना है डार्कनेस की प्रेजेंस में। दूसरा है अमाइन, अमाइन से भी बना सकते हो। सपोज करो कि आपके पास एनिलीन है, ठीक है, उसका रिएक्शन सबसे पहले NaNO2 और HCl से कराओ, ये आपको देगा डायजोनियम सोल्ट, ये हम बहुत बार कर चुके हैं। बेंजीन है N2+ एंड Cl में, इसको डायजोनियम सोल्ट बोलते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन होने वाली है अब अगर आगे रिएक्शन कराते हो इसको, देखो CO2X2 सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं, सबको पता है। इन दैट केस क्या है ना, यहां पर इस कंपाउंड के अंदर देखोगे तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है नाइट्रोजन, ये निकल जाएगा बाहर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन दैट केस मान लो कि आप X की जगह Br ले रहे हो, Cl ले रहे हो, तो आपको वैसा ही कंपाउंड मिल जाएगा। समझ में आ गया? अगर लेते हो Cu2Cl2 तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा, Cu2Br2 तो ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, बट आइडोबेंजीन नहीं मिल सकता और फ्लोरोबेंजीन नहीं मिल सकता। इन दैट केस आपको, अगर आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो बोल-शिमिन रिएक्शन करानी पड़ेगी। वो किससे होती है? HbF4 से। तो अगर आप ये जो बेंजीन डायजोनियम सोल्ट दिख रहा है उसको HbF4 से रिएक्शन कराओगे तो आपको फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और अगर आप यहां पर वॉर्म के आई से रिएक्शन कराओगे तो आइडोबेंजीन मिलेगी। तो अगर आपको क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन बनानी है तो ऊपर वाला सैंडमेयर रिएक्शन है, बाल-शिमिन रिएक्शन में फ्लोरोबेंजीन मिलता है और के आई से रिएक्शन कराने पर आइडोबेंजीन मिलता है। समझ में आ गया? ये आपको ध्यान रखना है। अंकुर बाबा रोए नहीं बेटा। अब आते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स। हेलोअरीन की केमिकल रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है? नहीं, सिर्फ ड्रास्टिक कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहां पर बेंजीन रिंग फिनाइल ग्रुप और हेलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ये देखो। और ये बहुत रेयर केस में, जैसे डॉव्स प्रोसेस होगा, ये रेयर केस में करवाया जा सकता है। अब ऐसा क्यों? मैं आपको देखो, ऊपर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ओनली इन ड्रास्टिक कंडीशंस। देखो मतलब ये रिएक्शन से ड्रास्टिक कंडीशन में हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर जो बेंजीन है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, और ऊपर मान लो कोई हेलोजन लगा दिया, तो यहां पर ये हेलोजन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, रेजोनेंस होगा यहां पर, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहां पर एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, तो यहां पर आपको कार्बन टू हेलोजन एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिख रहा है। सो दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, PDBC, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ऐसा लिखने में तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कोई क्या अपशब्द कह रहा हूं, नहीं, बट ये अपशब्द नहीं है, इसका मतलब होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। समझ में आ गया? सो दिस इज नॉट अपशब्द, क्लियर है? इसलिए होता है, बट आप फिर भी करा सकते हो ड्रास्टिक कंडीशन, जैसे डॉव्स प्रोसेस। अगर आप डॉव्स प्रोसेस बोलो, जैसे कि क्लोरोबेंजीन, अगर आपने उसका रिएक्शन NaOH के साथ करवा दिया सपोज, तो सबसे पहले ये NaOH क्या करेगा, इसमें जो हाइड्रोजन है ना वो क्लोरीन को चलता करेगा यहां से HCl की फॉर्म में, और यहां पर ये बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं, ONA। अब अगर आपने इसको एसिड से रिएक्शन करवा दी तो इस NaCl बाहर होगा और H मिल जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। डॉव्स प्रोसेस से आप फिनॉल बना सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम।
समझ में आ गया? चलो अब आगे आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपको ध्यान रखना है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा विल इंक्रीज द रिएक्टिविटी। अगर आपने यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। समझ में आ गया? कैसे, मैं समझाता हूं। मान लो आप डॉव्स प्रोसेस करा रहे हो फिर से और इस बार आपने NO2 लगा दिया पैरा पोजीशन पे, तो क्या करेगा? अब बेसिकली क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को खींचने की कोशिश कर रहा है जिससे आसानी से ये क्लोरीन बाहर निकाला जा सकता है। समझ में आ गया? ये बेसिकली क्या कर रहा है, यहां से NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है, तो रिएक्शन और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। तो बेसिकली यहां पर NO2 लगाया आपने इसलिए रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। अबे डॉव्स प्रोसेस इसकी प्रेजेंस में ज्यादा फास्ट होगा। समझ में आया? क्यों? उसका पीछे का रीजन क्या है, कोई बता सकता है? ऐसा क्यों हो रहा है? NO2 लगाने से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? NO2 लगाने से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? कैन यू प्लीज टेल मी? NO2 लगाने से फर्क क्यों पड़ रहा है? व्हाई देयर इज अ फर्क ऑन बिकॉज ऑफ NO2? रुको जरा, सब्र करो राना, ठीक है। तो ऐसा ही अगर आपने मान लो 2 लगा दिए, ऑर्थो पोजीशन पे एक पैरा पोजीशन पे, तो रिएक्टिविटी को और बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिकली रिएक्टिविटी को और इंक्रीज करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको नॉर्मली बताता हूं जिसको नहीं पता। यहां पर क्या करना है, कोई न्यूक्लियोफाइल आना चाहिए जो कि क्या करे, बेसिकली अटैक करे किस कार्बन पे, ये कार्बन पे अटैक करना चाहिए, तभी तो ये क्लोरीन बाहर निकलेगा। अब ये जो कार्बन है ना, इस पे जितना ज्यादा प्लस का चार्ज होगा ना उतना इसको अटैक करने में आसानी होगी, अट्रैक्शन बढ़ेगा। अब यहां पर प्लस का चार्ज बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप NO2 ग्रुप लगा दिए हो जो कि इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींचने से यहां प्लस का डेंसिटी और बढ़ जाएगा। ऐसा हो रहा है, तो जितना NO2 लगाओगे उतना प्लस का डेंसिटी बढ़ेगा। अगर और लगा दिया मान लो तीनों पोजीशन पे, ये देखो तो देखो तो फर्क क्या है सब में। यहां पर रिएक्शन हो रही है 443 केल्विन पे, जबकि यहां पर टेम्परेचर घट गया 368 केल्विन पे, और यहां पर सिर्फ नॉर्मल गर्म पानी में ले लोगे तब भी रिएक्शन हो जाएगी। क्यों? 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो रिएक्शन और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। क्लियर हो गया? इस तरह से होता है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। चलो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर चलते हैं, एंड दैट्स वेरी इजी, सबको पता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा जो रिंग पे अटैक करेगा, क्योंकि रिंग पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन दैट केस अपन को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उस रिएक्शन को। मान लो आपने हेलोजिनेशन करवाया, क्लोरीन से रिएक्शन करवा दी FeCl3 की प्रेजेंस में, तो ये क्या करेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड बनाएगा, क्योंकि क्लोरीन क्या करता है, +R या +M इफेक्ट दिखाता है। तो आपके पास या तो पैरा पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ेगा या ऑर्थो पे। पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे रिएक्शन है, मान लो आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन करा दी, तो इसका काम क्या होता है, नाइट्रेशन। ये या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप को जोड़ेगा। ये अपन बचपन से पढ़ते आए हैं, तुमने हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ा हुआ है। अगर मान लो ये क्लोरीन नहीं होता तो सिंपल बेंजीन होती है, ये रिएक्शन तुमने वहां पे भी पढ़ी हुई है। तो NO2 ग्रुप लगेगा पैरा पे या फिर ऑर्थो पे, पैरा वाला ज्यादा बनेगा। अगली रिएक्शन देखो, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। जरा देखना, अगर आपने सल्फोनेशन करवानी है तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराओ। इन दैट केस या तो पैरा पोजीशन पे या फिर ऑर्थो पोजीशन पे SO3H ग्रुप जुड़ेगा। समझ में आ गया? दैट्स वेरी इजी। ये स्पेशली पैरा और ऑर्थो डायरेक्टिव कंपाउंड बनाता है। अगली रिएक्शन है फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। इन दैट केस आपको एल्काइलेशन में CH3 ग्रुप जोड़ना होता है, या ऑर्थो या पैरा पे, क्योंकि वही उसमें इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है। ये बचपन से करते आ रहे हैं, दैट्स वेरी इजी। समझ में आ गया? तो आपको ध्यान रखना है, एल्काइलेशन केस में या तो ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप जुड़ेगा या पैरा पोजीशन पे, पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होगा। फिर आता है एसाइलेशन, और अगर फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन लोगे तो इन दैट केस आपके पास क्या जोड़ना होता है, आपको COCH3 ग्रुप जोड़ना होता है, क्योंकि वही उसमें इलेक्ट्रोफाइल है, या ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। अब ये इतनी आसान रिएक्शंस हैं अगर आप लोग, और ये पेट रिएक्शंस हैं, हर बार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में या तो आपको हेलोजिनेशन दिखेगा, या नाइट्रेशन दिखेगा, या सल्फोनेशन दिखेगा, या फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन। इन दैट केस आपको ना पता है, मैं आपको एक बात बताता हूं, सिंपली आपको एक चीज का अंदाजा होना चाहिए कि उसमें हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कौन है। तो आपको बताता हूं, इस केस में इलेक्ट्रोफाइल है Cl+। पहली बार क्लोरीन पे प्लस दिखेगा, यही इलेक्ट्रोफाइल है जिसको ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगाना है। इस केस में आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है NO2+। इस केस में इलेक्ट्रोफाइल आपके पास SO3H+। इस केस में आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है CH3+। बस इन्हीं को जोड़ना है आपको ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। इस केस में आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है CH3CO+।
बस यही कहानी है। अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल पता है, ये पांचों रिएक्शन आप कहीं भी परफॉर्म कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। दैट्स वेरी इजी। ठीक है, अब हम चलते हैं रिएक्शन विद मेटल। क्या रिएक्शन करते हैं, तो उसमें एग्जांपल हो गया वुड्स फिटिक रिएक्शन। देखो वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, वुड्स में तो आपके पास एल्काइल हैलाइड लेना होता है, जैसे एल्काइल हैलाइड CH3Br, और फिटिक में एराइल हैलाइड C6H5Br। सोडियम से रिएक्शन कराओ, यहां से Br बाहर निकाल देगा, इस C6H5 को CH3 से जोड़ देगा, तो इसका मतलब टोल्यूइन बनेगा यहां पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। वुड्स फिटिक रिएक्शन हो गई। एक होता है आपके पास फिटिक रिएक्शन, इन दैट केस आपके पास एराइल हैलाइड दोनों लेनी होती है, यहां पर भी, बीच में सोडियम लो, सोडियम Br की यूनिट को बाहर निकलेगा, दोनों फिनाइल चैन आपस में जुड़ जाएंगी, डाइफिनाइल बनाएगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। इसको फिटिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारे यहां पर पूरी थ्योरी खत्म हो गई। अब तुम तैयार हो टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए। अब हम चलते हैं टॉप 10 क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल, लड़के के दांत देख रहे हो? व्हाट? किस किस को लड़के के दांत अच्छे लगे? कौन शादी करेगा इससे? हाँ जल्दी बताओ। व्हाट? तैयार हो? पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन फ्रंट ऑफ यू, कहता है आयुपैक नेम बताओ इसका। What is the IUPAC name of this particular compound? What is the IUPAC name of this particular compound? Can you please tell me? तो बेसिकली इसका आपको IUPAC नेम लिखना है। कैसे करोगे? देखो ये है क्या, पहले आप थोड़ा सा बना लो, जिसको समझ में नहीं आए, ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, CH2 एंड देन Br, यही है ना। तो इसमें आप जब काउंट करोगे तो पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा और 3 ही कार्बन होंगे। 2 नंबर पर आपके पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है, 2 डाई। वैसे आप उल्टा भी कर सकते थे, मतलब पहला नहीं ले, इसको थोड़ा ऐसा भी कर सकते हो। रुको ढंग से बना देता हूं। तो ये ऐसा है कुछ, CH3 C, CH3 CH3 CH2 Br। ठीक है, ऐसा है। लोएस्ट नंबरिंग देने के लिए आप 1 दो इसको, 2 दो इसको, 3 दो इसको। तो 1 ब्रोमो, 2 डाइमिथाइल, ठीक है, प्रोपेन, ये इसका नाम हो गया। 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 3 डाइमिथाइल प्रोपेन, दैट इज आंसर। बहुत बढ़िया। अगले सवाल पर चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। कहता है हाउ डू यू कन्वर्ट प्रोपीन टू 1 आइडोप्रोपेन, दैट इज आई। ठीक है, प्रोपीन टू 1 आइडोप्रोपेन, 1 आइडोप्रोपेन और प्रोपीन से 1 आइडोप्रोपेन बनाना, तो कैसे बनाओगे? तो इन दैट केस आपको एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगाना पड़ेगा प्रोपीन के लिए। नहीं 1 आइडोप्रोपेन नहीं, रुको मैं बनाता हूं। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले तो 1 आइडोप्रोपेन बनाना है, तो आप एक काम करो, लेट्स डू 1 चेस। प्रोपीन लो, कोई क्या प्रोपीन लो, ये लिया आपने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले इसका रिएक्शन करा दो तुम HBr से H2O2 की प्रेजेंस में, तो ये एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगेगा यहाँ। ए मतलब एंटी मार्कोवनिकोव। इन दैट केस क्या बनेगा, आओ भैया इधर, CH3 CH2 CH2 Br। उसके बाद आपको क्या करना है, आइडो, ये बनाना है ना, 1 आइडोप्रोपेन बनाना है। फिंकलस्टेन रिएक्शन कराओ, फिंकलस्टेन, 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 फिंकल ऑन द वे, या तो Br हट जाएगा, आई लग जाएगा, खत्म कहानी। CH3 CH2 CH2 I, ये फिंकलस्टेन रिएक्शन। जिंगल बैल जिंगल ऑन द वे, आंसर आ गया तुम्हारा, बल्ले बल्ले, क्या बात। सबसे पहले आपने ये लिया, HBr से रिएक्शन कराया, एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगाया, बन गया। उसके बाद आप फिंकलस्टेन रिएक्शन करा, आपके पास आइडोबेंजीन बन जाएगा। इज दिस क्लियर? अगले सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा सवाल। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताओ। 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सीन, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सीन का स्ट्रक्चर बताना है आपको। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, लिखा है साइक्लो हेक्सेन, हेक्सेन बना दिया, ये तो साइक्लोहेक्सेन हो गया। 1 क्लोरो 4 इथाइल, 1 नंबर पे क्लोरो, 2 3 4 नंबर पे इथाइल C2H5। क्या है, छापरों के जैसा काम है, छापरा का छापरा। तो दैट्स वेरी इजी। आंसर क्या बनेगा इसका, ये रहा, बना दिया। अगले सवाल पर चलते हैं, चौथा सवाल। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट
इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें कौन सा मेजर बनेगा? पैरा वाला। तो CH3 के बैक साइड में X लगेगा, पैरा वाला कंपाउंड मेजर बनेगा। दैट्स वेरी इजी, मेजर वाला। पैरा हेलोटोल्यूइन बनेगी, कुछ नहीं करना था, आसान सवाल था। 5वां सवाल कहता है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन दिस। इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? HBr से रिएक्शन करा रहे हो और कुछ नहीं है। यहां पर क्या STO2 लिखा है? नहीं। इन दैट केस क्या होगा? यहां पर हाइड्रोजन जोड़ोगे, ठीक है, और यहां पर Br जोड़ोगे, तो इधर जुड़ेगा Br। ध्यान रखना, ये CH3 वाले है ना, ये जो दो, इधर जुड़ेगा Br और यहां जुड़ेगा हाइड्रोजन। तो ये बनेगा, ये देखो, ये Br और हाइड्रोजन। क्यों हुआ ऐसा? सिर्फ HBr है, क्या यहां पर STO2 लिखा है? नहीं। तो मार्कोवनिकोव रूल लगेगा। STO2 लिखा होता तो एंटी मार्कोवनिकोव लगता। खत्म। तो यहां पर Br लगा दिया, वहां H2 लगा दिया, हो गया आसान आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 इनमें से SN1 के लिए ज्यादा रिएक्टिव कौन है? SN1 ये या ये वाला? बताओ तुम लोग। मेरा आंसर है ये, तुम्हारा आंसर क्या है? फर्स्ट वाला के सेकंड वाला? मेरा आंसर है सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा तो ये आपके पास बना है जो कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। सो दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। जबकि ये भागा तो ये बना, तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। समझ में आ गया? दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। आंसर मिल गया आपको? इज दिस क्लियर? ये बना है आपके पास, तो यहां पर ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, जबकि इसमें 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो दिस इज मोर स्टेबल। 2 मार्क का अच्छे से लिख के आना है, 2 डिग्री मोर स्टेबल, ऐसे बना के भी दिखाना है आपको, ठीक है। अगला सवाल, हाउ डू यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल? अगर आप क्लोरोबेंजीन को बाइफिनाइल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये फिटिक रिएक्शन है, वेरी इजी। दूसरा है 2 ब्रोमोब्यूटीन टू ब्यूटुइन, कैसे करोगे? अल्लाह अल्लाह चल्ला, बहुत सिंपल क्वेश्चन अल्लाह। पहला वाला सवाल तो दैट्स वेरी इजी। आप यहां पर क्या लो, ये ऐसे करके क्लोरोबेंजीन ले लो, ले लिया। एक और ले लो, ऐसे करके, फिटिक रिएक्शन, 2 सोडियम लो, गायब कर दो, क्या बन जाएगा? C6H5 C6H5 बन गया। तो पहली रिएक्शन तो कौन सी है? फिटिक। दूसरा है 2 ब्रोमो ब्यूटेन से ब्यूटुइन बनाना, मतलब आप HBr की यूनिट बाहर करना चाहते हो। कौन करेगा ये काम? बल्ले के गले में घंटी कौन घालेगा? तो इन दैट केस आपके पास बनेगा अल्कोहलिक KOH। कौन करेगा? अल्कोहलिक KOH। खत्म। जो HBr की यूनिट को बाहर निकाल के ब्यूटुइन बना देगा। तो देखो बहुत सिंपल है, इसके लिए फिटिक रिएक्शन है और उसके लिए यहां पर ये देखो इथेनोइक मतलब अल्कोहलिक KOH, जो यहां पर यहां से Br और यहां से H बाहर निकाल के डबल बॉन्ड दे देगा आपको। दैट्स वेरी इजी। अगला सवाल देखो, 8वां सवाल, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन्स। SN1 रिएक्शन को आपको बताना है कैसे होती है। देखो SN1 रिएक्शन क्या होती है? 2 स्टेप रिएक्शन होती है। सो इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। क्या होती है? इट्स अ 2 स्टेप रिएक्शन। स्टेप 2 होते हैं इसके अंदर, ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है। तो पहले में क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है CH3 Cl CH3, सबसे पहले क्या होगा? ये बाहर निकलेगा, तो तुम्हारे पास क्या बनेगा? CH3 ओरिएंटेशन चाहो तो दिखा लेना, CH3+, तो कार्बोकेटाइन बनेगा। तो इसको प्रॉपर्ली तुम ऐसे भी दिखा सकते हो, जैसे कार्बन है, एक CH3 तुमने यहां लगा दिया, मतलब यहां पर Cl भी लगा सकते हो, CH3 यहां लगा दिया, एक CH3 यहां लगा दिया और एक Cl यहां लगा दिया। ये Cl निकला बाहर तो तुमने ये बनाया कार्बोकेटाइन। फिर आएगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए। कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, या तो आगे से अटैक करेगा या पीछे से अटैक करेगा। समझ में आ गया? तो फिर दूसरे स्टेप में वो कंपाउंड बना के देगा। 2 स्टेप रिएक्शन होती है, हम पहले भी कर चुके हैं। आप पहले रिएक्शन लिख देना ऐसे करके, फिर उसको दिखा देना मैकेनिज्म। इसमें मतलब सिर्फ आपको 3 डिग्री यानी कि हेलोएल्केन चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, इस पर अटैक करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले आपको कार्बोकेटाइन बनाना है। पहले स्टेप में यू विल हैव अ कार्बोकेटाइन, देन न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, और फिर आपके पास दूसरे स्टेप में यहां पर प्रोडक्ट बनेगा। इस तरह से दिखाना है। चलिए अब है, कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन इक्वेशन। आपको इस रिएक्शन इक्वेशन को पूरा करना है। ये तो बहुत सिंपल है। C6H5N2Cl, क्या इस रिएक्शन कराओगे? C6H5I बनेगा, मतलब I2 बेंजीन बनेगा। पहले वाले में तो मेरा खत्म हो गया। दूसरे वाले में कि ब्रोमीन CCl4 से रिएक्शन करके एक ब्रोमीन यहां लगाओ, एक ब्रोमीन, विसिनल डाइब्रोमाइड बनेगा। ये भी आसान है।
फिर आपके पास ये रिएक्शन हो कि SOCl2 से रिएक्शन करोगे OH के साथ तो क्या बनेगा, तो ये आपके पास है कि हेक्सो, ये क्या है ये क्या बोलते हैं इसको, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्साइल ग्रुप जो है ना बेसिकली उसके साथ क्लोरीन जोड़ दो, मतलब कुछ नहीं है, OH हटाना है उसके साथ Cl जोड़ना है, प्लस SO2 प्लस HCl निकलेगा। दैट्स वेरी इजी। इतना आसान सवाल आते हैं। देखो पहले सवाल का जवाब आइडोबेंजीन, दूसरे सवाल का जवाब क्या होगा, विसिनल डाइब्रोमाइड, ये भी हमने किया था। तीसरे सवाल का जवाब क्या है, ये देखो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बनेगा, SO2 Cl2 बाहर निकले। दैट्स वेरी इजी। अब चलते हैं आखिरी सवाल पर। कहता है गिव द एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग एंड डॉव्स प्रोसेस। वेरी इजी। वुड्स रिएक्शन में क्या लोगे, RX, सोडियम से रिएक्शन कराओ RR बनेगा। वुड्स फिटिंग की रिएक्शन में क्या लोगे, ARX एंड RX, तो ARR बन जाएगा। डॉव्स रिएक्शन में आपको क्या मिलेगा, फिनॉल, खत्म। समझ में आ गया। तो ये आपके पास तीनों रिएक्शंस है। कैसे कैसे करोगे जरा देखो। वुड्स रिएक्शन आपको लेना है RX यानी कि CH3Br की 2 यूनिट, सोडियम लो, ट्राई ईथर से रिएक्शन कराओ, ये आपके पास C2H6 बन जाएगा। मतलब बेसिकली ये CH3 और ये CH3 आपस में जुड़ के एल्केन दे देगा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ये आप उसमें हेलो एल्केन लो और हेलो अरीन लो, तो इसमें ये C6H5 ये CH3 से जुड़ के टॉल्यूइन दे देगा, ये भी हमने कर लिया। फाइनली रिएक्शन है डॉव्स प्रोसेस, क्लोरोबेंजीन लो, NaOH से रिएक्शन कराओ, ये आपके सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, डिल्यूटेड HCl से रिएक्शन करने पर फिनॉल बनेगा। एंड दिस इज द इनडायरेक्ट रिएक्शन इन द केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर आप कराना है तो डॉव्स प्रोसेस से कराना पड़ता है, फिनॉल वहां बनता है। ये रेयर रिएक्शन है बट होती है।